मध्यकाल से आगे मॉडर्न इंडिया की कहानी को हम बढ़ाते हैं। मध्यकाल के परिचय को हमने ठीक से समझा, उससे पूर्व हमने प्राचीन काल के परिचय को ठीक से समझा। आज हम मॉडर्न इंडिया को कनेक्ट करते हैं मध्यकाल की स्टोरी जहाँ से हमने उसको ख़त्म किया था। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि मध्यकाल में कैसे मोहम्मद बिन कासिम से मुग़ल काल 1707 औरंगज़ेब की मृत्यु तक, चूँकि औरंगज़ेब की मृत्यु से पूर्व ही यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन शुरू हो गया था। यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन के फलस्वरूप यहाँ की जो व्यापारिक गतिविधियाँ थीं, राजनीतिक गतिविधियाँ थीं, उनमें परिवर्तन आने शुरू हो गए। हम यूरोपीय कंपनियों के आने के क्रम को समझेंगे, उनके आने के बाद कैसे स्टोरी मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट होती है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कि यूरोपीय शक्तियों का भारत आने का क्रम क्या था, किस क्रम से वो भारत आईं और उन्होंने कैसे धीरे धीरे भारत में राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से अपना स्थान बनाया। चूँकि हम जानते हैं कि जो भी यूरोपीय कंपनियां शुरुआत में आती हैं, उन्होंने अपने उद्देश्य में सर्वप्रथम व्यापार को रखा। उनका उद्देश्य मुख्य रूप से व्यापार करना था, राजनीतिक रूप से यहाँ सत्ता स्थापित करना नहीं था। यूरोपीय कंपनियां आने के बाद भारत में उन्होंने कहाँ कहाँ सबसे पहले अस्थायी रूप से अपनी फैक्ट्री लगाई, फिर कहाँ स्थायी रूप से अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इन सबको भी हम समझेंगे, कैसे कैसे वो यूरोपीय शक्तियाँ मुग़ल शासकों से, मुग़ल बादशाहों से रियायत लेने में सफल नहीं, उन्होंने अपने आप को कैसे मुग़ल बादशाहों के साथ संयोजित किया। आइए समझते हैं यूरोपीय कंपनियों को आने का क्रम। देखिए, हम देखते हैं जैसा कि बोर्ड पे मैंने मेंशन किया है, यूरोपीय शक्तियों को आने का क्रम PDBDF एक फार्मूला है, उसके माध्यम से आप इन यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम समझ सकते हैं। पहले शुरुआत में आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से आप इन सब चीज़ों को ठीक से मेमोराइज कर पाएंगे। P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, B फॉर ब्रिटिश, D फॉर डेनिश, F फॉर फ्रेंच। जो पुर्तगाली थे वो पुर्तगाल से आए थे, पुर्तगीज़। D फॉर डच, डच जहाँ से आते हैं, जहाँ के निवासी हैं, उसको हम हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं उस देश को। ब्रिटिश, ब्रिटेन से। डेनिश, डेनमार्क से। फ्रेंच, फ्रांस से। इनके भारत में आने का ये क्रम था। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में यहाँ के संसाधनों के दोहन और यहाँ व्यापारिक रूप से अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए इन यूरोपीय कंपनियों में आपस में लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, और लड़ाई होने के फलस्वरूप ये यहाँ पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटिश या ब्रिटेन के जो निवासी थे या देश था, वो इन सारी यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ाई में विजयी प्राप्त होता है, जीत हासिल होती है उसको। क्योंकि उस समय जो रोडवेज थे और एयरवेज थे, जो सड़क मार्ग थे और वायु मार्ग थे, उनके विकास की गति बहुत ही सुस्त, बहुत ही धीमी थी। सबसे ज़्यादा जल मार्ग को प्राथमिकता दी जाती थी। सुगम भी था, सरल भी था, सस्ता भी था। उस समय वह देश सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाता था और उन उपनिवेशों पर सबसे लंबे समय तक अधिकार करता था, जिसकी नौसेना सबसे मजबूत रहती थी। और नौसेना के दृष्टि से देखें, मजबूती की दृष्टि से देखें, तो जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटेन था, वो सबसे मजबूत था। ये भी एक प्रमुख कारण था उनकी जीत में। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने इन अपने प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियों को किस प्रकार से हराया। उसके बाद भारत में जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जो क्षेत्रीय राजवंश थे, या भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश थे छोटे छोटे या उससे कनेक्टेड भूखंड थे, उनको कैसे कैसे युद्धों में पराजित किया। तो हम जो विजय श्रृंखला देखते हैं, जो उसकी जीत की श्रृंखला एक सीरीज़ है उसकी विक्ट्री की, ब्रिटेन की, उस भारत के संदर्भ में देखते हैं तो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल का यहाँ पे संदर्भ अंग्रेजों से हैं, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, बंगाल पर विजय प्राप्त करते हैं, राजपूतों पर नियंत्रण करते हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी युद्ध होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उपमहाद्वीप के संदर्भ में, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, तो देखते हैं आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, इसके अलावा भी और युद्ध होते हैं उस भूखंड के इर्द गिर्द।
इस प्रकार हम देखते हैं उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने को इतना शक्तिशाली स्थापित किया कि जो उनकी प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियां थीं वो या तो भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ के चले गए या ब्रिटिश के अधीन रहकर अपने व्यापार केंद्रों का संचालन करने लगे। इसी प्रकार जो भारतीय क्षेत्रीय शक्तियां थीं, जैसे मराठे थे, सिख थे, मैसूर थे, बंगाल पर जो शासन करने वाले लोग थे, उन्होंने या तो अपने आप को ब्रिटेन या ब्रिटिश शक्तियों के जो है साथ संयोजित कर लिया, संधि के माध्यम से उनके नियंत्रण में रहना स्वीकार कर लिया, नहीं तो उन्होंने युद्ध के माध्यम से पराजित हुए और उनको भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ना पड़ा। अब आइए समझते हैं, हम मोटा मोटा मानते हैं कि ब्रिटेन के ही आसपास हमारी जो है चर्चा रहेगी, क्योंकि ब्रिटेन की जीत के बाद उसने पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर एक छत्र राज किया और उसके बाद उसने कैसे कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ की, कैसे कैसे भारतीय महाद्वीप को जीता और उसके माध्यम से उस पर शासन किया। 1600 ईस्वी के आसपास से 1757, ये जो 1600 से 1757 का लगभग 150 का फेज है, 150 वर्षों का फेज है, इसमें ये प्रमुख रूप से व्यापारी की भूमिका में रहे। इन्होंने पूर्ण रूप से व्यापार किया, लेकिन 1757 का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध, उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने भारत में राजनीतिक रूप से अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की, उसमें ये कामयाब होते हैं। 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध इस बात की मोहर लगा देता है कि अब भारतीय उपमहाद्वीप में एक छत्र राज्य ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश कंपनियों का रहेगा। 1757 से लेके 1857 का जो काल है वो 100 वर्षों का है। इस काल में ब्रिटिश कंपनी ने इतना शोषण किया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना दोहन किया। इस दोहन के फलस्वरूप 1857 में एक रिवोल्ट होता है, एक विद्रोह होता है। ये विद्रोह, इसके कई तात्कालिक परिणाम भी थे, दीर्घकालिक परिणाम भी थे, लेकिन जो दीर्घकालिक परिणाम था वो 100 वर्षों का इतिहास था। 1757 से 1857, 100 वर्षों में ये एक ज्वालामुखी पनपी और 1857 में ये ज्वालामुखी फूटा। हम देखते हैं 1857 के बाद जो कंपनी के हाथों में भारत की सत्ता थी, कंपनी के नियंत्रण में थी, उस सत्ता को क्राउनशिप ने, वहाँ की ब्रिटेन की राजशाही ने अपने हाथ में ले लिया। 1861 से एक एक्ट पारित होता है। 1861 से भारत के उस महाद्वीप के राजनीतिक नियंत्रण का केंद्र ब्रिटिश राजशाही हो जाता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ जो एक्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम ये समझते हैं कि जब से क्राउनशिप से पहले कंपनी के पास ये सत्ता थी, तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उन्होंने कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट्स के माध्यम से हमारे यहाँ की जो सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल या बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको कैसे कंट्रोल किया, कैसे इम्पोज किया रेगुलेटिंग एक्ट्स को। तो सबसे पहले 1773 में, 1764 के बाद से 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद से जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, उसके बाद में 1781 में, लगातार उसमें अपडेट होते रहे। जैसे जैसे उनको लगा कि हमारी राजनीतिक सत्ता और जो आर्थिक गतिविधि है उसमें हमें कैसे अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उसको विस्तारित करना है, उसी आधार पर उन्होंने धीरे धीरे जो रेगुलेटिंग एक्ट्स का क्रम शुरू किया है उसमें संशोधन के आधार पर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष के अंतराल पे लाते रहे। 1773 में प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1781 में दूसरा, 1784 में, फिर 1786 में, 1793 के 20 वर्ष के बाद 1813 में, 1813 के 20 वर्ष के बाद 1833 में, 1833 के 20 वर्ष के बाद 1853 में। क्योंकि 1853 के बाद 20 वर्ष के बाद ही ये रिवाइज्ड होना था, लेकिन 1857 में चूँकि एक घटना हुई, उस घटना ने पूरी तरीके से ब्रिटिश
सरकार को, ब्रिटिश राजशाही को झकझोर दिया। 1857 में घटना जो होती है वो रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है 1857 का, जिसको कई इतिहासकार प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम के नाम पे भी जानते हैं। कुछ इसको विद्रोह करते हैं। जो इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं उसमें अधिकांश भारतीय इतिहासकार हैं, और जो इसको बहुत छोटा सा मिटनी या छोटा सा एक विद्रोह मानते हैं उसमें ब्रिटिश इतिहासकार हैं। तो इस तरीके से अपने अपने संदर्भ में अपने अपने नज़रिए से देखने का एक बात है, क्रम है। 1861 में सत्ता पूरी तरीके से क्राउनशिप के हाथ में चली जाती है, क्राउनशिप अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद में 1892 में एक एक्ट आता है। उसके बाद 1892 के बाद 1905 में घटना होती है, और 1861 के बाद में और 1892 के बीच में एक घटना होती है, एक क्रांतिकारी घटना होती है 1885। 1885 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस के गठन में सबसे पहले राजनीतिक चेतना को अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। चूँकि शुरुआत में कांग्रेस का जो विस्तार था वो बहुत ही एलीट वर्ग के लोगों तक था, लेकिन धीरे धीरे उसने जनमानस के सामान्य वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद हम देखते थे 1885 के बाद जो 1905 बंगाल में विभाजन होता है। बंगाल में विभाजन कर्जन के द्वारा किया जाता है। बंगाल विभाजन का जो आधार था, कर्जन के द्वारा ये कहा गया था, ये तर्क दिया गया था कि बंगाल का विभाजन, चूँकि बंगाल एक बड़ा क्षेत्र था, तो बंगाल में प्रशासनिक दृष्टि से संचालित करने के लिए उसका विभाजन बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो कांग्रेस के लोग थे और भारतीय लोग थे, उनका ये कहना था नहीं, इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में अंतर ये था कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक में थे और हिंदू अल्पसंख्यक में थे, और जो पश्चिम बंगाल था उसमें हिंदू बहुसंख्यक में थे और मुस्लिम अल्पसंख्यक में थे। इस तरीके से इसकी पूरे विश्व में आलोचना हुई। जहाँ जहाँ भी इस आंदोलन का या इस विभाजन का पहुँच हुई है, वहाँ वहाँ इसकी आलोचना की गई। अब देखते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो आंदोलन पनपा, उस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? उस आंदोलन को हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में गरम दल और नरम दल, चूँकि कांग्रेस में दो दल थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो गरम दल की मान्यता ये थी कि हम हड़ताल, धरना, प्रदर्शन इसके माध्यम से नहीं, हम कहीं ना कहीं हिंसा के द्वारा या बहुत ही कड़ाई के द्वारा हम ब्रिटिश सरकार से मांग करेंगे कि हमको स्वशासन दिया जाए और हमको अपना संविधान निर्माण करने की छूट दी जाए। लेकिन नरम दल का ये था कि हम अनुरोध करेंगे, विनय करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, बस हल्की फुल्की हड़ताल और ब्रिटिश क्राउन के सामने जो है धरना करेंगे, उसके माध्यम से हम चीज़ों को बदल देंगे और उनसे कहेंगे कि भाई हमको स्वशासन दिया जाए और हमको अपना संविधान स्थापित करने की छूट दी जाए, संविधान निर्माण करने की छूट दी जाए। तो गरम दल और नरम दल में ये मतभेद था स्वदेशी आंदोलन के भी समय। लेकिन 1907 में सूरत में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें पूर्ण रूप से ये मुखर होकर ये घटना सामने आती है, गरम और नरम दल में विभाजन हो जाता है। हम देखते हैं कि 1909, उसके बाद में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में सबसे पहला जो क्लॉज, जो प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया जाता है पहली बार, वो किया जाता है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक मंडल। यहाँ से ब्रिटेन ने कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ से ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर ग्रुपों में विभाजन करने की कोशिश की। भारतीय जनमानस को, उनको सांप्रदायिक आधार पर तोड़ने की, जातीय आधार पर तोड़ने की कोशिश की। जैसा कि हम सुनते आते हैं कि फूट डालो राज करो की पॉलिसी उन्होंने हमेशा अपनाई। उसके बाद 1909 के बाद हम देखते हैं जलियांवाला कांड होता है। जलियांवाला कांड के बाद हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है भारत के अंदर। इसी समय 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू होता है।
कई कारण मिलकर 1920 में असहयोग आंदोलन की एक बहुत ही बृहद और बहुत ही मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। चूँकि गांधी जी की एंट्री 1915 के आसपास हो चुकी थी, गांधी जी ने पूर्ण रूप से 1920 के आसपास ये अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। और असहयोग आंदोलन में उस समय उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक सुनहरा अवसर था कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो सिखों के अंदर बहुत आक्रोश था, खिलाफत आंदोलन था तो मुस्लिमों के अंदर बहुत आक्रोश था। तो उन्होंने इस गुस्सा को, इस आक्रोश को एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष रूप से अपने आंदोलन में समाहित करने की कोशिश की और उस पूरी ऊर्जा को असहयोग आंदोलन की ऊर्जा में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहे। हम जानते हैं कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पनपा वो पूरे भारत में पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। इतना बड़ा आंदोलन इससे पूर्व नहीं स्थापित हुआ था, नहीं गठित हुआ था। गांधी जी की ये सफलता खिलाफत आंदोलन और जो जलियांवाला कांड था उसके कारण भी सफल हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद 1920 के बाद एक चौरी चौरा घटना हो जाती है, हिंसक घटना हो जाती है गोरखपुर में, जिसमें गांधी जी को काफ़ी आघात पहुंचता है। उनके सिद्धांतों को, उसको मूल्यों को, जो उनकी एक फिलॉसफी, एक दर्शन था हिंसा का, उसको उन्हें ठेस पहुंचती है। वो इस आंदोलन को, जो उस समय चरम पर था, ऐसा मानते हैं बहुत से इतिहासकार कि अगर उस समय गांधी जी ने वह आंदोलन वापस ना लिया होता तो शायद 1947 से पहले ही भारत आज़ाद हो सकता था। 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध भी था, इसलिए उसमें ब्रिटिश सरकार की इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए भी उनके ऊपर एक दबाव था। और ये 1920 के आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को भी ऐसा लगता था कि हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद ये आंदोलन वापस हुआ। वापस होने के बाद कांग्रेस के ही काफ़ी वरिष्ठ लोग और गरम दल, नरम दल दोनों के गुट के लोग नाराज़ हुए और इस प्रकार ये आंदोलन स्थगित हुआ। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी के और सप्रू जी के निर्देशन में एक उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन हुआ इस आंदोलन के स्थगन के बाद में। उसके बाद हम देखते हैं कि काकोरी की घटना होती है। काकोरी की घटना में कई लोगों को फांसी की सज़ा होती है, कई लोगों को जेल की सज़ा होती है। उसके बाद धीरे धीरे 8-10 साल के स्थगन के बाद में, उस समय कोई भी ऐसी कोई अखिल भारतीय स्तर पर घटना नहीं घटित हो रही थी। 1930 के आसपास फिर से एक आंदोलन खड़ा होता है, फिर से एक आंदोलन पनपता है। वो आंदोलन हम देखते हैं 1930 में वो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से हम इस आंदोलन को जानते हैं, ये पनपता है। उसी समय ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया गया था और भी मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी ढाका में। तो उसमें और भी जो भारतीय क्षेत्रीय और राजवंश थे, उनको भी, क्षेत्रीय राजवंश थे, उनके भी प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था। लेकिन उसमें गांधी जी ने कहा था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं कि जिनके माध्यम से कांग्रेस को उसमें भाग लेना पड़ता है। गांधी जी उसमें हिस्सा लेने जाते हैं। इरविन के द्वारा गांधी जी को मनाने के बाद और कई चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ होने के बाद ब्रिटिश सरकार अपने इस प्लान में कामयाब हो जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित करा देता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1919 के बाद में 1935 में एक एक्ट फिर से आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें कहा गया कि हमने काफ़ी हद तक भारतीयों को उनको सरकार बनाने का, उसमें स्वायत्ता का और अन्य चीज़ों का हमने इसमें प्रावधान किया है। काफ़ी हद तक हम जो है उनकी स्वशासन की मांग को, उनके संविधान निर्माण की मांग को इसमें काफ़ी हद तक समेटने का प्रयास करते हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भारतीय संविधान को डिटेल कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का ये मुख्य स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। लगभग 50% के आसपास हमने जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, वो हमने इसी
एक्ट से लिए हैं, इसी अधिनियम से लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पनपता है। फिर से 1930 के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए पनपता है, उसी समय 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं का ये मानना था कि इस समय हम ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाएंगे और वो हमारे इस दबाव को स्वीकार भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में थे और उनका भी कहना था कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। 1942 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, भारतीय सुशासन के लिए 1942 में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया था। उस मिशन को सिरे से खारिज किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने। उन्होंने कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई मतलब नहीं है और ये हमको बेवकूफ़ बनाने की चाल है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। उनका ये कहना था उस माध्यम से, क्रिप्स मिशन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का, कि हम अभी इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंगेज हैं, उसके बाद में जब हम फ्री होते हैं उसके बाद में हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन इनका ये मानना था नहीं, हमें अभी चाहिए, हमें एक ऐसा मिशन चाहिए, एक ऐसा रिकमेंडेशन चाहिए जो हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करें, हमें पूर्ण रूप से अपना संविधान निर्माण करने की छूट दें, स्वतंत्रता दें। तो उसकी मांग को सिरे से खारिज करते हुए फिर 1946 में, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार की तरफ से भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस कुछ हद तक ठीक लगती हैं कांग्रेस के नेताओं को और उसी के आधार पर 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कैबिनेट मिशन के बेसिस पर 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान निर्माण सभा के लिए होती है। संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है। उसके कुछ क्लास, कुछ प्रावधान के साथ, कुछ भागों के साथ, कुछ सूचियों के साथ उसको उसी समय लागू कर दिया जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। 26 जनवरी चूँकि एक हिस्टोरिकल डेट थी, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था। चूँकि जब उसको हम मॉडर्न इंडिया को डिटेल कर रहे होंगे, 1930 को डिटेल कर रहे होंगे, तब हम उसको ठीक से बताएंगे। देखिए, हम ने यहाँ पे 3 मुख्य प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। उसके बाद में हमने इधर लिखा है बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय। ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स या की वर्ड्स मैंने लिखे हैं। देखिए, जब ब्रिटेन ने पूरी तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप को अपने उपनिवेश के रूप में स्थापित कर लिया, तो उसने जो अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई, जिससे वो अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां थी और आर्थिक गतिविधियां थी उनका संचालन करता था। उसमें से सबसे मुख्य जो प्रेसिडेंसी थी, जो सबसे पहले उसने बनाई, वो बंगाल थी। बंगाल के बाद मद्रास जो दक्षिण भारत में, और ये बम्बई, ये आप कह सकते हो पश्चिमी भारत में। तो उसने इन 3 मुख्य प्रेसिडेंसी के माध्यम से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपना शासन सत्ता का संचालन किया। हम देखते हैं कि जब रॉबर्ट क्लाइव 1764 में ये बक्सर का युद्ध जीतता है, उसके बाद में प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो देखते हैं किस प्रकार से बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, ये पोस्ट कैसे कैसे बदलती हैं इन एक्ट्स के माध्यम से, और कौन प्रथम बंगाल का गवर्नर बनता है, कौन अंतिम बंगाल का गवर्नर बनता है, कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है, कौन भारत का प्रथम वायसराय बनता है, कौन भारत का अंतिम वायसराय बनता है। जब हम इसको डिटेल करेंगे तो ये चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से आपके टिप पे होगा, आपकी ज़ुबान पे होगा, बहुत ही आसानी से ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी। हमने अभी तक देखा है 1947 तक, और 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। उसके एक स्टोरी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम इसी में आपको बताते चले कि हम एक्ट्स को अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो गवर्नर जनरल रहे हैं, जो गवर्नर रहे हैं, इनकी
जो स्लाइड है या इनकी जो स्टडी है, इनको हम अलग सेगमेंट में करेंगे। शुरुआत से उठाएंगे हम 1764 से उठा के सीधा आपको 1947 तक लेके चलेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो अधिवेशन है या जो उसी अधिवेशन में जो कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन कौन सी हिस्टोरिकल घटनाएं रही हैं, कौन से ऐसे प्रस्ताव थे जिनको पारित किया गया है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में मुख्य भूमिका निभाई, इन सब चीज़ों पर एक साथ चर्चा करेंगे। तो हमने देखा है कि हम ये 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थी, उन पर चर्चा करेंगे। बंगाल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, इस पर चर्चा करेंगे। और इन गवर्नर जनरल और जनरल की हिस्ट्री को हम पूरे एक अलग सेगमेंट के रूप में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद एक्ट्स को अलग सेगमेंट के रूप में अध्ययन करेंगे, सारे एक्ट्स को। और जो कांग्रेस के अधिवेशन हैं अलग अलग, उनको अलग से अध्ययन करेंगे। उनके जो कौन कौन से प्रेसिडेंट थे और कौन कौन से उसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, उनको अलग से डिस्कस करेंगे।